Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आंसर्स को डिस्कस किया है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 इज व्हाई डू डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? व्हाट डू यू थिंक डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न? यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये क्यों चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसके बदले में क्या चाहती हैं? द आंसर इज डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, MNCs of the developed nations can establish their business units in less expensive developing countries। सबसे पहला कारण तो यह है कि जो डेवलप्ड नेशंस की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि MNCs हैं वो अपनी बिजनेस यूनिट्स को जो लेस एक्सपेंसिव डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। अब ऐसा वो क्यों चाहती हैं? नंबर 2, दिस वे they can increase their profits as cost of production, land and capital and labor cost are much lower in developing nations। अब जो MNCs हैं वो ऐसा इसलिए चाहती हैं क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होती है, लैंड और लेबर की कॉस्ट भी बहुत कम होती है, और लोअर कॉस्ट होने के कारण से उनके प्रॉफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज में आके बहुत बढ़ जाते हैं अगर वो अपनी बिजनेस यूनिट्स को डेवलपिंग कंट्रीज में एस्टेब्लिश करती हैं। तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बदले में क्या चाहती हैं? नंबर 1, दे वांट प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। वो ये चाहती हैं कि जो उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बाहर से आने वाले कंपटीशन से जो इंपोर्ट में होगा उससे कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि जो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के आने वाले इंपोर्ट्स के कारण से लॉस में चली जाएं। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग नेशन शुड इम्पोज चार्जेस ऑन MNCs दैट आर लुकिंग टू एस्टेब्लिश बिजनेसेस। और इसके साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी ये चाहती हैं कि वो बाहर से आने वाली MNCs के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस जैसे कि टैक्स की फॉर्म में इंपोज कर दें। नंबर 3, देयर शुड बी फेयर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स imposed by developed nations by for protecting their own countries or their own industries। और इसके साथ ही जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी अपने यहाँ जो उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दें ताकि डेवलपिंग नेशन का सामान भी डेवलप्ड नेशंस में बिक पाए। तो इस तरह से ये सब बातें डेवलपिंग नेशन डिमांड करती हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ है वो पूरी दुनिया पर एक सा नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज the impact of globalization has not been uniform. However, by and large, it has been beneficial for India. It is clear from the following। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। कहीं पे इंडिया को एडवांटेज है, कहीं कहीं पे इंडिया को इससे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड वेल ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला एडवांटेज इंडिया में इंडिया के अर्बन कंज्यूमर्स को हुआ है जो कि वेल ऑफ हैं। ऐसा क्यों हुआ है?
because they now have greater choice and improved quality for their products and services. जो हमारे वेल ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स हैं, अब उनके पास में ग्रेटर चॉइसेस हैं सामान खरीदने के लिए, बेटर ऑप्शंस हैं, और जो सामान वो परचेज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, उनकी क्वालिटी भी उनको बेटर मिलती है. नंबर 2, हाउएवर, for the poor sections of the society, it is still not possible to buy these products or services due to their higher prices. लेकिन फिर भी जो हमारे पुअर सेक्शंस हैं उनको ये सामान नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं. नंबर 3, MNCs have invested more in the businesses that have a large number of affluent buyers such as mobile phones, automobiles, electronics and banking in urban areas. Less profitable businesses have been ignored. अब जो MNCs हैं उन्होंने ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट किया है जिनको कि एफ्लुएंट बायर्स खरीदते हैं, अमीर लोग बाग खरीदते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं. लेकिन जो ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कि प्रॉफिट कम होता है वहाँ पे MNCs इन्वेस्ट नहीं करती हैं. ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए. नंबर 4, लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू MNCs हैव प्रॉस्पेर्ड. अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हमारी उन लोकल कंपनीज के साथ में है जो कि MNCs को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि अब उनके रॉ मटेरियल्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और MNCs से उनको अपनी सप्लाई के लिए बेटर प्राइसेस भी मिल जाते हैं. एंड नंबर 5, न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स. और जो ज़्यादा फायदा हुआ है वो किसको हुआ है? न्यू जॉब सीकर्स को हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी. तो इस तरह हमने देखा कि इंडिया को दोनों ही तरह से इसका इम्पैक्ट आया है. कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 and 6 with you. For the answers of the remaining questions, please keep on watching my videos. Thank you.